देवरानी जेठानी ने मनाई बच्चों के साथ ईद। अरे नगमा, तुम अभी तक सो रही हो? चलो उठ जाओ, हम दोनों को सहरी भी बनानी है पूरे परिवार के लिए। नगमा नींद से जाग जाती है और कहती है, हाँ चलो चलते हैं और सभी के लिए सहरी बनाते हैं। शहरीन और नगमा दोनों ही रसोई में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर सभी के लिए सहरी बनाने लगती हैं। आज तो सहरी बहुत सारे आइटम में बनी है, आज तो सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ये तो है, चलो अब मेरे साथ टेबल पर सारा खाना लगाओ, इसके बाद हम सभी को बुला लेंगे सहरी के लिए। दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर खाने की टेबल पर सारा सहरी का सामान लगा देती हैं, जिसके बाद घर के सभी सदस्य सुबह की सहरी लेने के लिए खाने की टेबल पर पहुंच जाते हैं। आज तो तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। तुम दोनों देवरानी जेठानी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ बहू, बहुत अच्छी सहरी बनाई है, इसके लिए मैं तुम्हें इनाम भी देना चाहूंगी। जुबैदा अपनी दोनों बहुओं को पैसे देती है, जिसके चलते दोनों देवरानी जेठानी खुश हो जाती हैं। कुछ ही देर में सभी लोग सहरी लेने के बाद नमाज पढ़ते हैं, जिसके बाद वो सभी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में ईद का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अच्छे से काम कर लो। अम्मी जान, ये तो हमें पता ही है, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। शादी से पहले हम दोनों बहनें अपने मायके में ईद से पहले गरीब और बेसहारा लोगों को खाना खिलाया करते थे। क्या हम यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह के ऐसे पाक काम पर भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तुम दोनों बहुत अच्छा सोच रही हो। एक काम करो, अच्छा अच्छा खाना बनाकर गरीबों में बांट दो। जुबैदा ऐसे कहकर चली जाती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाकर गरीबों के लिए खाना बनाकर उसे पैक कर लेती हैं। चलो नगमा, खाना पैक हो गया है, अब ये खाना हम गरीबों में बांटना है। लेकिन खाला, आप एक बार और सोच लीजिए, अगर इस बात के बारे में अम्मी जान को पता चला तो पता नहीं वो हमारा क्या हश्र करेंगी। इसकी टेंशन तुम क्यों लेती हो? अल्लाह मियाँ हमारे साथ है, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और हम कुछ गलत करने जा भी नहीं रहे। तुम बस ये खाना उठाओ और मेरे साथ चलो। दोनों मुस्लिम बहू एक हिंदू मंदिर के बाहर पहुंच जाती हैं, जहां कई सारी औरतें, कई सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। वो दोनों वहां पर हिंदू बच्चों को एक लाइन में बिठाते हैं और एक तरफ गरीब आदमी और औरतों को बिठा देती हैं, जिसके बाद वो अपना बनाया हुआ खाना उन्हें खिलाने लगती हैं। आप सभी पेट भरकर खाना खाइए, अगर खाना कम पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको और दे दूंगी। हाँ, आप सभी पेट भरकर खाना खाइए, ये सारा खाना सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए ही बनाया गया है। दोनों बहनें गरीब हिंदू लोगों को खाना खिलाती हैं। तभी उनकी पड़ोसन उन्हें हिंदू लोगों को खाना खिलाते हुए देख लेती है। बाप रे बाप, ये तो जुबैदा की बहू हैं, दोनों यहाँ क्या कर रही हैं, वो भी हिंदू मंदिर के बाहर। ये तो सरासर हमारे धर्म का अपमान कर रही है, इनके बारे में हमें इनके घर में बताना ही होगा। फातिमा और नाजिमा वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दोनों बहनें मिलकर गरीब बच्चों को और बूढ़े आदमी औरतों को अच्छे से खाना खिलाने के बाद वापस अपने घर की तरफ लौटने लगती हैं। जल्दी चलो नगमा, हमें रात का इफ्तार भी बनाना है। जैसे ही दोनों बहनें अपने घर पहुंचती हैं, वहां फातिमा और नाजिमा उन दोनों की सास जुबैदा के साथ बैठी होती हैं। जुबैदा अलग की तरह से अपनी दोनों बहुओं से पूछती है, तुम दोनों कहाँ थी और इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने आने में? अम्मी जान, बताया तो था, गरीब लोगों में खाना बांटने गए थे। चलो नगमा, हमें रसोई में इफ्तारी भी बनानी है। दोनों बहुएं रसोई में चली जाती हैं। देखा ना, तुमने तुम्हारी इन दोनों बहू के बहुत ही ज्यादा पर निकल आए हैं। अभी इन्हें संभाल लो, नहीं तो आगे इंशाअल्लाह पता नहीं क्या होगा। हमारा तो सिर्फ फर्ज था तुम्हारे तक ये बात पहुंचाने का। तुम तो जानती ही हो ना, मुस्लिम का हिंदू से, हिंदू का मुस्लिम से कोई ताल्लुक नहीं होता, और अगर ये बात हमारी कौम में फैल गई तो अच्छा नहीं होगा। नाजिमा और फातिमा दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जुबैदा इसके बारे में पूरी रात सोचती है। अगले दिन फिर से सहरी, और नगमा जुबैदा से छुपकर गरीब लोगों के लिए खाना लेकर जा रही होती है, जिसके चलते जुबैदा उनका पीछा करने लगती है। अल्लाह मियाँ, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। आज मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी और इन्हें ऐसी डांट लगाऊंगी कि फिर दोबारा यहाँ नहीं आएंगी। जुबैदा वापस अपने घर लौट आती है, और जैसे ही शालीन और नगमा वापस आती हैं, तो वो उन दोनों को खूब डांटती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई दाग लगे, इसलिए जो तुम कर रही हो उसे बंद कर दो। अगर तुम्हें खाना बांटना ही है तो हमारे मस्जिदों पर बांटो। लेकिन अम्मी जान, वहाँ तो कोई गरीब होता ही नहीं। गरीब तो हिंदुओं के मंदिरों के बाहर मिलते हैं, जिनके पास ना रहने की जगह होती है और ना खाना खाने के लिए खाना। तुम दोनों की जुबान बहुत चलने लगी है, अभी सुधर जाओ, नहीं तो आगे मुझे तुम्हारे लिए कोई ना कोई फैसला लेना होगा।
ऐसा कहने के बाद जुबेदा अपने कमरे में चली जाती है। खाला, आपने देखा ना, अम्मी जान को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल। देखो नगमा, हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है। अल्लाह हमें इसके लिए फल जरूर देगा, उसकी चिंता मत करो। तुम बस मेरा साथ इसी प्रकार देती रहो। नगमा और शहरीन अपनी सास की एक नहीं सुनती और हर रोज चोरी छुपे गरीब लोगों में खाना बांटती रहती हैं। ऐसे ही ईद का दिन आ जाता है, जिस दिन जुबेदा अपनी दोनों बहू से कहती है, आज ईद का त्योहार है और मैं नहीं चाहती कि तुम वही गलती दोबारा दोहराओ। आज हमारे घर पर मौलवी साहब और काजी साहब आएंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जुबेदा की बात सुनकर शहरीन और नगमा अपना सर हिला देती हैं, लेकिन ईद की सेवई बनने के बाद उनसे रहा नहीं जाता और वो खूब सारी सेवई लेकर हिंदू बच्चों को खिलाने पहुंच जाती हैं। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए हमारी ईद की सेवई लेकर आई हूँ। चलो तुम सभी बैठकर इसे खा लो। एक लाइन से सभी बच्चे बैठकर सेवई खाने लगते हैं। कुछ औरतों को भी जो बहुत गरीब और भूखी होती हैं, नगमा उन्हें भी सेवई दे देती है। सबको सेवई खिलाने के बाद वो दोनों अपने घर की तरफ लौट रही होती हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ मुस्लिम लड़के छेड़ने लगते हैं। क्या खूब बनाया है खुदा ने तुम्हें। तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए। तुम तो कोहिनूर का हीरा हो और ये हीरा सिर्फ मेरे पास ही होना चाहिए। आओ मेरे पास आओ। खुदा के बंदो, खुदा से डरो। अल्लाह मियाँ तुम्हें ऊपर बैठे देख रहे हैं, वो इसका हिसाब जरूर लेंगे। यहाँ तुम्हें हमसे बचाने अल्लाह मियाँ नहीं आने वाले। वो दोनों शहरीन और नगमा को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी हिंदू मंदिर से वो सभी गरीब लोग जिन्हें नगमा और सहरी रोजाना खाना खिलाया करती थी, वो सभी एक साथ उन दोनों गुंडों से सहरीन और नगमा को बचाते हैं। अरे बहना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उन गुंडों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? हम सभी के होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दीदी, हम सभी ने उन दोनों गुंडों को धूल चटा दिया। अब देखना, वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। उन हिंदू लोगों का इतना प्यार देखकर सहरीन और नगमा बहुत खुश होती हैं। वहीं ये सब जुबेदा भी देख लेती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगते हुए कहती है, मैंने कितना गलत सोचा, लेकिन अगर आज ये लोग ना होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। मेरे घर की इज्जत तो भरे बाजार में नीलाम हो जाती। आप सभी का बहुत शुक्रिया और तुम दोनों हो सके तो मुझे माफ कर देना। अम्मी जान, आपको ऐसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर से हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए भेदभाव निकल गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। उस दिन से जुबेदा भी अपनी दोनों बहुओं का साथ देती है और गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाती है, जिसके चलते वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। अरे छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। खाने में क्या क्या आता है बनाने पता है? बड़ी बहू ने तो रसमलाई, शाही तड़का और न जाने कई तरह के पकवान बनाए थे। हमारा तो दिल खुश हो गया था। आज बारी तुम्हारी है। अच्छा माँ जी, मुझे जो बनाना आता है मैं बनाकर आपके सामने ले आऊंगी। आप तो जानती ही हैं मैं एक मॉडल बहू हूँ, तो मेरा ज्यादा रसोई में योगदान कभी नहीं रहा। इसका मतलब मैं क्या समझूं? तुम्हें खाना वाना कुछ ज्यादा बनाना नहीं आता? नहीं माँ जी, ऐसी बात भी नहीं है, बना लेती हूँ। बड़ी आई जेठानी की तारीफ करने वाली। अरे मैं चाहूँ तो मैं भी अच्छा खाना बनाकर दे सकती हूँ, लेकिन क्यों करूँ? ये तो फिर मुझे जेठानी जी की तरह ही नौकरानी बनाकर रखेंगे। अरे श्रेया, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा जो दिल करे वो बना कर ले आओ। कुछ देर बाद श्रेया पहली रसोई के नाम पर दूध में केलॉग्स डालकर और मैगी बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। ये देखकर सास कहती है, अरे ये क्या है बहू, अपनी पहली रसोई में ये सब ऊटपटांग कौन बनाता है? अरे माँ जी, पहली रसोई में ये सब कोई नहीं बनाता, इसीलिए तो मैंने बनाया है ताकि आपको डिफरेंट लगे। और वैसे भी पहली रसोई में तो आपने जेठानी जी के बनाए हुए पकवान खाए थे, और आपको पता है पकवान खाने से पेट खराब हो जाता है, इसलिए मैंने लाइट नाश्ता बनाया है। कहीं ये तुमने काम से बचने के लिए तो नहीं किया? नरेन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जानते नहीं हो मैं मॉडल हूँ, और वो पकवान कितना ऑयली होता है अभी तो बताया। ये सब नहीं खाना चाहिए। इस हिसाब से तो श्रेया मैगी भी ठीक नहीं है, वो बहुत मैदे वाली होती है। खैर चलो, सब खाना खाते हैं। बहू, मैं तुझे आज कह देती हूँ, तू चाहे कितनी भी मॉडल सही, पर हम तो नॉर्मल खाना ही खाएंगे ना। इन सब से पेट नहीं भरेगा, इसलिए तू ये सब मत बनाया कर। जी माँ जी। ये सुनकर श्रेया बुरा सा मुंह बनाती है और कुछ देर बाद अंजना मंदिर से आती है। अरे छोटी बहू, जरा पानी तो लेकर आना।
आई माँ जी, अभी 1 मिनट बस। हो मैं मेकअप कर रही थी कि माँ जी ने बुला लिया। एक आंख में लाइनर लगा, दूसरे में नहीं। ऐसे तो नहीं जाऊंगी, दूसरी आंख में भी लगा ही लेती हूँ। अरे कहाँ रह गई बहू, तू तो बड़ा टाइम लगा रही है। अरे माँ जी मैं आ गई, ये लीजिए पानी। अच्छा हुआ बहू तू आ गई, वरना वो तो मुझे प्यासा ही मार देती। तभी लाइनर लगाने के बाद श्रेया पानी का गिलास लेकर सास को देती है। इसी बात पर अंजना उसे सुना देती है कि मेकअप और मॉडलिंग से ही सब कुछ नहीं होता, घर का काम समय पर करना होता है, जो कि श्रेया को पसंद नहीं आता। अगले दिन घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो श्रेया खाना नहीं बनाती। ऐसे में नैना ही सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाती है, जिसे खाकर मेहमान बहुत तारीफ करते हैं। इस बात से श्रेया को बहुत चिढ़ मचती है। अंजना काम के लिए छोटी बहू को आवाज दे रही थी तो वो शॉर्ट कपड़े पहन कर आती है और कहती है, माँ जी अभी मैं बिजी हूँ और काम से बाहर जा रही हूँ, तो बड़ी दीदी काम कर लेंगी। वो तो कर ही लेती है, तू कब काम करती है मुझे ये बता। और कौन सा जरूरी काम आ गया जो इतना मेकअप पोत कर जा रही है छोटे कपड़ों में। माँ जी यू नो आई एम मॉडल, तो बस मेरे एक इवेंट में मॉडलिंग परफॉर्मेंस है, मैं वहीं जा रही हूँ। देख बहू, हमें तेरा ये काम ज्यादा खास पसंद नहीं आ रहा, बेहतर होगा तू अपनी मॉडलिंग छोड़ दे। मैंने कहा था घर के काम काज भी कर ले, तू बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती। अरे बड़ी बहू से कुछ सीख ले, तेरे बिना भी घर को अच्छे से संभाल लेती, लेकिन मजाल है कि तू ऐसा कर पाए। बस माँ जी बहुत हो गया, जब से इस घर में आई हूँ उस दिन से बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू ही सुन रही हूँ। अरे मैं भी इस घर का कुछ हिस्सा हूँ, लेकिन आपका सारा काम तो बड़ी बहू ही अच्छा करती है। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आप एक चैलेंज लीजिए। आपकी दोनों बहू में से जो बढ़िया पकवान बनाएगा वो बेहतर बहू होगी। एटलीस्ट मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगी इस चैलेंज से। अगर तू यही चाहती है तो तू ये भी करके देख ले। पूरे दिन में जो नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना तीनों बढ़िया बनाएगा वही बेहतर बहू कहलाएगी। मैं तो चाहती हूँ तू जीत जाए, क्योंकि बड़ी बहू तो कर लेगी, लेकिन तेरा मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि चैलेंज अगले 2 हफ्तों में है। ये सारी बात दूर खड़ी नैना बहू भी सुन लेती है और गुस्से में श्रेया वहाँ से चली जाती है। वहीं नैना कहती है, माँ जी मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। मैं नहीं चाहती कि देवरानी जी हार जाएं, पर चैलेंज है तो निभाना ही पड़ेगा। अच्छा माँ जी मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बहू। श्रेया मॉडलिंग करने के बाद अपने बॉस की कार चलाकर आ रही थी तो रास्ते में अपनी जेठानी को गलती से टक्कर मार देती है, वो भी गुस्से में, और अपनी जेठानी को ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। वहीं आसपास के लोग नैना को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां अंजना आती है और नैना का इलाज चलता है, जिसमें उसकी दोनों आंखें कमजोर हो जाती हैं। नैना को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस बात से वो बहुत रोती है। तो अंजना उसे संभाल कर कहती है, बस बहू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है ना तू कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। माँ जी कैसे ठीक होंगी, मुझे तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। कहीं इस हादसे में मेरी आंखें न चली जाए। और खाना बनाने की प्रतियोगिता भी थी, अब मैं वो कैसे करूंगी। विक्रम भी काम से बाहर है, मेरे पास नहीं है। रो मत बहू, तू ठीक हो जाएगी, भरोसा रख। तभी जूस लाकर देवरानी कहती है, जेठानी जी आप फिक्र मत कीजिए, ठीक हो जाएंगी। ये जूस पी लीजिए। मैंने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब इस अंधी को खाना बनाने के समय कुछ दिखाई नहीं देगा और मैं ही जीत जाऊंगी। हाँ मैं पीती हूँ, मुझे ठीक भी तो होना है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नैना घर पर आ जाती है, जहाँ उसे हर चीज धुंधली दिखाई देती है। कई बार तो वो टेबल से टकरा जाती है और काम करने में असमर्थ होती है। तभी सास उसे हिम्मत देती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। नैना थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, लेकिन आंखों से धुंधलापन गया नहीं था। उस दिन दोनों की पकवान बनाने की प्रतियोगिता थी। तभी सास कहती है, तो ठीक है, तुम दोनों प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना आज। जी माँ जी हम तैयार हैं। तभी दोनों बहू अलग अलग अपना सुबह का नाश्ता तैयार कर लेती हैं, जिसे खाकर सास और पड़ोसन कमला कहती है, अरे वाह, मुझे तो बड़ी बहू का खाना पसंद आया, पर छोटी बहू ने भी लाजवाब बनाया है। मुझे भी बिल्कुल यही लग रहा है। अच्छा हुआ मैंने तुझे बुला लिया, वरना दोनों बहू में से एक बहू रूठ जाती कि मैं एक का साथ दे रही हूँ। इसलिए तू अच्छे से जज करियो खाने को। तो चलो बच्चों, दोपहर के खाने की तैयारी कर लो और कुछ चटपटा पकवान बनाना। कुछ देर बाद अंधी बहू छोले को उबालने के लिए गैस पर रख देती है। वहीं मॉडल बहू उसका फायदा उठाकर कुछ सीटी आने से पहले ही गैस बंद कर देती है,
जब दोपहर का खाना नैना बनाती है तो छोले हाथ में लेकर कहती है, अरे ये छोले क्यों नहीं पके? आधे कच्चे आधे उबले हैं, फोड़ देती हूँ इसको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ देर बाद अंधी बहू के छोले भटूरे तैयार हो जाते हैं और मॉडल बहू के शाही पनीर और नान, जिसमें स्वादिष्ट तरीके से नैना ही बनाती है, लेकिन रिजल्ट बताया नहीं जाता। फिर दोनों बहू अपना तीसरा पकवान भी तैयार कर लेती हैं, जिसे खाकर कमला कहती है, सच बताऊं तो इस प्रतियोगिता की विनर बड़ी बहू है। मुझे यकीन नहीं होता आंखों से ठीक से दिखाई न देने पर भी उसने खाना इतने अच्छे से बनाया जो कि मॉडल बहू तुमसे नहीं हो पाया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, उसके खाने में तो बहुत नमक है। आपको लगा नहीं जेठानी जी नहीं जीत सकती? तुमने बिल्कुल ठीक कहा श्रेया, ज्यादा नमक तो था जिस वजह से मैं हार जाती, इसलिए मैंने दोबारा सब्जी की ग्रेवी बनाई। तुम बोल रही हो मेरी 5 इंद्रियों में से आंखें ठीक से काम नहीं कर रही, लेकिन जीभ से खाना चख लिया था, इसलिए मुझे पता चल गया। देखा बहू, तेरी ये चालाकी भी फेल हो गई आज। मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी तारीफों से चिढ़ हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर भी हार गई और वो एक्सीडेंट भी मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि उस वक्त कार में मैं थी। गुस्से के मारे आपको ऐसे ही छोड़ दिया था। श्रेया, जो भी किया तुमने, मैंने तुम्हें उसके लिए माफ किया, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए सब भूल जाओ। इस तरह देवरानी को अपनी ही गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो घर पर खाना बनाना अच्छे से सीखती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ, हमारे गांव में जो नई आंगनवाड़ी खुली है उसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जा रहा है। क्या आप मुझे वहाँ पर कोर्स करवा दोगी? लेकिन बेटी, तू पार्लर का कोर्स करना क्यों चाहती है? क्योंकि माँ, मुझे लोगों का मेकअप करना, उन्हें अच्छे से तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे पिताजी से पूछना होगा। ऐसा कहने के बाद दुर्गेश्वरी घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेघना शाम होते होते अपने पिता के आने का इंतजार करने लगती है। माँ देखो, पिताजी घर पर आ गए, चलो अब उनसे पूछो कि मैं गाँव की आंगनबाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकती हूँ। ओहो, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अभी तुम्हारे पिताजी आए ही तो हैं, उन्हें जरा पानी तो पीने दो, उसके बाद पूछती हूँ। दुर्गेश्वरी एक ग्लास पानी लेकर मनोहर के पास जाती है, जिसके बाद मनोहर पानी पीता और एक लंबी सी सांस लेकर कहता है, आज मुझे कबीर मिला था, उसका बेटा भी उसके साथ था, और तुम जानती हो उसका बेटा भी बिल्कुल हमारी मेघना की तरह है, रंग से काला। मैंने उनसे मेघना की बात की थी शादी के लिए, तो वो लोग मेघना की शादी के लिए तैयार हैं। दुर्गेश्वरी ये सुनकर चुप रह जाती है। लेकिन अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या है, अभी वह छोटी है, अभी तो केवल 19 साल की ही है। तुम जानती हो ना हमारी बेटी का रंग कितना काला है, ऐसे में उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। क्या पता फिर कोई उसे पसंद ही न करे तो क्या करोगी? अच्छा ठीक है, आपका जो मन करे आप कर दो, लेकिन मेरी बेटी हमारे घर के पास वाली आंगनवाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहती है। अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, वो सीख लेगी, लेकिन उसे जितनी जल्दी हो सके घर के काम ज्यादा सिखाना। ये सब मेघना दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद वो एक तरफ खुश होती है लेकिन दूसरी तरफ मायूस भी थी। वह अपने कमरे में जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, हे भगवान, क्या मैं इतनी काली हूँ कि कोई भी मुझसे शादी ही नहीं करेगा? आखिर काले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? काले लोगों के बारे में लोगों की सोच इतनी बुरी क्यों होती है? मेघना उस रात बिना खाए ही सो जाती है। अगले दिन वह आंगनबाड़ी में जाकर अपना ब्यूटी पार्लर के कोर्स में नाम लिखवा देती है। एक तरफ उसकी शादी की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ वो अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है। शादी से पहले वो कोर्स खत्म कर लेती है, जिसके बाद वह कुणाल के साथ शादी करके उसके घर चली जाती है। शादी के बाद उसके ससुराल वाले अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो भाभी। अनाया ऐसा कहकर कॉलेज चली जाती है। अरे ओ कोयले की खदान, यहाँ क्या खड़ी है? जा जाकर मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। अभी लेकर आती हूँ माँ जी। मेघना रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए नाश्ता बनाकर ले आती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति कुणाल के लिए अच्छे से कपड़े निकाल कर रखती है। अच्छा हुआ तुमने कपड़े निकाल दिए, अब मैं समय से पहुंच जाऊंगा। कुणाल अपने कपड़े पहनकर ऑफिस निकल जाता है, जहाँ मेघना की सास और उसकी ननद उसके ऊपर अत्याचार कर रही थी। वहीं उसका पति उसे काफी प्यार किया करता था, लेकिन एक दिन उसकी नौकरी छूट जाती है, जिसके चलते घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब से मेरी नौकरी छूटी है तब से घर में कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। मैं जानती हूँ आपको इस प्रकार घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है, अगर आप मेरी एक पार्लर की शॉप खुलवा दोगे तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूंगी। कुणाल मेघना को बहुत समझता था, जिसके चलते वह उसकी दुकान खुलवा तो देता है, लेकिन मेघना की दुकान पर उसके काले रंग की वजह से कोई नहीं आता। इस प्रकार तो मेरा ये पार्लर चलेगा ही नहीं। इस पार्लर को खुले हुए पूरा आज 1 महीना हो गया, लेकिन मेरे पार्लर में एक भी कस्टमर नहीं आया। एक काम करती हूँ, अब इसे बंद ही कर देती हूँ। ऐसा सोचकर मेघना पार्लर बंद करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ अंग्रेजन मेघना के पार्लर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। जरा रुकिए, अपना पार्लर अभी बंद मत कीजिए। हम सभी पास वाले गांव के फंक्शन में आए थे, लेकिन इस गांव में कोई पार्लर वाली नहीं है। हमें तैयार कर दीजिए, हमें परफॉर्म करना है। मेघना उन सभी अंग्रेजनों को तैयार करने के लिए मान जाती है। वो अपने पार्लर में उन सभी को बुला लेती है, जिसके बाद वह अंग्रेजन को पार्लर के अंदर बिठाकर उसका मेकअप करने लगती है। एक के बाद एक वह उन सभी को मेकअप कर देती है। तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है हमारा, बिल्कुल परियों की तरह। आखिर हम परियां ही तो हैं। क्या कहा, आप सभी परियां हो? मेघना को उनका सच पता चल जाता है। वो सभी अंग्रेजन अचानक से अंग्रेजन परियों में बदल जाती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुम बहुत अच्छी हो। आज से ये कोई मामूली पार्लर नहीं, बल्कि जादुई पार्लर है, जिसमें जो भी तैयार होने आएगा वो यहाँ से बहुत खूबसूरत होकर जाएगा। सोफिया, मैडी और अलीना तीनों ही मिलकर उस पार्लर को जादुई पार्लर बना देती हैं और मेघना को बहुत खूबसूरत भी बना देती हैं। अरे वाह, क्या सच में ये मैं ही हूँ? आपने तो मुझे बहुत खूबसूरत बना दिया है। आज के बाद तुम लोगों को खूबसूरत बनाना और सबकी मदद करना। ऐसा कहकर वह अंग्रेजन परियां वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद पार्लर के बाहर और भी कई सारी लेडीज आ जाती हैं। मेघना, हमारा मेकअप करो ना। नहीं नहीं, पहले मेरा मेकअप करो, मुझे सुंदर होना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतनी सारी लेडीज को देखकर मेघना बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह एक के बाद एक सभी को अपने जादुई ब्यूटी पार्लर में बुलाती है। जो भी उस जादुई ब्यूटी पार्लर में जाता है वह खूबसूरत होकर बाहर निकलता है, जिसके चलते सभी लोग मेघना को खुशी खुशी पैसे भी देकर जाते हैं। आज तो कमाल ही हो गया। इतने पैसे तो कुणाल जी ने जिंदगी में कभी नहीं कमाए होंगे। अब मैं अपने घर की परेशानियों को भी ठीक कर सकती हूँ। मेघना उन पैसों से राशन खरीदती है और घर का जरूरी सामान भी खरीद लेती है, जिसके बाद वह घर ले जाकर सभी के लिए खाना बनाती है। अरे बहू, काली से तू अचानक गौरी कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हुआ? मेघना अपनी सास, ननद और अपने पति को सारा सच बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ बहू, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे रंग का बहुत मजाक बनाया। हाँ भाभी जी, अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मेघना सबको माफ कर देती है। सब कुछ भूल जाइए और सभी लोग खाना खाइए। उस दिन सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, मेघना कुणाल के साथ रास्ते में जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ आदमी लोग कुणाल को मेघना के साथ देखकर कहते हैं, अरे देखो तो सही, बताशे के साथ मकोड़ा चल रहा है। इस सुंदर सी नारी के साथ ये काला कलूटा आदमी बिल्कुल जच नहीं रहा। कुणाल को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप मेघना के साथ चलता रहता है। जैसे ही मेघना का पार्लर आता है, वह अपने साथ कुणाल को अपने पार्लर के अंदर लेकर जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो औरतों का ब्यूटी पार्लर है। तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो क्या? आपको मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास होना चाहिए। बस मेरे साथ पार्लर के अंदर चलिए। मेघना कुणाल को अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वे उसका हल्का फुल्का मेकअप करती है। उसी से कुणाल बहुत गोरा और सुंदर हो जाता है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल हैंडसम लग रहा हूँ। बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये मेरा चेहरा है। आज के बाद आपको और मेरे को कोई भी काला नहीं कहेगा। मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही, ऊपर से इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें ऐसा रंग चाहिए। तो क्यों ना हम दोनों इस पार्लर को सैलून बना लें, जिसमें औरतें और आदमी दोनों आ सकते हैं। मेघना कुणाल की बात मान लेती है और उस दिन के बाद से उस पार्लर के अंदर आदमी और औरत दोनों ही आ जा सकते थे। धीरे धीरे उनकी पार्लर की दुकान बहुत फेमस हो जाती है और वह अपने जीवन में अच्छा खासा कमाने लगते हैं। आस्था अपने दोनों बेटों रोहन और रौनक की शादी करके अपनी बहुओं रीमा और जीविका के साथ रहा करती थी। रीमा अमीर घराने की सुंदर लड़की थी, जो अपने साथ शादी के दहेज में ढेरों सामान लेकर आई थी। लेकिन जीविका किसी अमीर खानदान से नहीं थी, इसीलिए आस्था उससे खुश नहीं रहती थी। बहू, अरे रीमा बहू। जी मम्मी जी। अरे ये बुढ़िया हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। बहू, तुझे कामों में लगे कितनी देर हो गई है? तूने कुछ खाया पिया भी है? मम्मी जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं खा लूंगी।
अरे ऐसे कैसे, चिंता ना करूं। एक तू ही तो मेरी अच्छी बहू है जिसे मैं शान से किसी को दिखा सकती हूँ। चल अब जल्दी से पहले कुछ खा ले। मम्मी जी वो मैं ना जरा डाइटिंग पर हूँ। ओहो बस कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं, इधर आ। लगता है ये बुढ़िया पीछा नहीं छोड़ेगी। आस्था अपनी अमीर बहू को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ भूखी प्यासी कामों में लगी जीविका ये सारा मंजर देखकर दुखी हो गई। हे भगवान, ये दुनिया पैसे और रंग में इतना भेदभाव क्यों करती है। मैं चाहे कुछ भी कितना ही अच्छा क्यों ना करूं, माँ को बस भाभी ही अच्छी लगती हैं। जीविका एक गरीब परिवार से थी। उसका रंग भी सांवला था, इसीलिए आस्था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ रीमा गोरी और अमीर परिवार से थी, इसीलिए आस्था उससे बहुत प्यार किया करती थी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे आस्था की नफरत जीविका के लिए बढ़ती ही जा रही थी। अरे सुन कल्लो। जी माँ जी, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? वरना क्या इस घर में कोई और कल्लो है? बोल। आज पड़ोस वाली कमला एक दावत का निमंत्रण देकर गई थी। मैं रीमा को लेकर वहीं जा रही हूँ। और माँ मैं? तू? अरे तुझे किसने बोला जाने को? तुझे ले जाना तो अपनी ही बेइज्जती कराना है। मैं तो पछताती हूँ मेरे बेटे की शादी तुझसे करवा के। अरे वरना मैं करवाती अपने रोहन की शादी भी किसी रीमा जैसी अमीर और खूबसूरत लड़की से, तो आज मुझे ये दिन तो ना देखने पड़ते। तभी वहाँ तैयार होकर जीविका भी आ गई। आई एम रेडी मम्मी जी, चले? आए हाय, नजर ना लगे मेरी फूल जैसी बहू को, चांद का टुकड़ा है बिल्कुल। जरा तू देख अपनी शक्ल, आई बड़ी मेरे साथ जाने वाली। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव क्यों करती हो? क्या सिर्फ रंग रूप का अच्छा होना ही अच्छा होता है? बाकी इंसान का दिल कोई मायने नहीं रखता है क्या? अच्छा, तो अब तू मुझसे भी जुबान चलाएगी? अभी रुक बताती हूँ। बिल्कुल मम्मी, अब इस कल्लो की खाल मसाला मांग रही है। आस्था ने अपनी झाड़ू उठाई और जीविका की खूब पिटाई की। रीमा खड़ी हुई ये सारा मंजर देखकर जोर जोर से हंस रही थी। अब आया मजा? बोल, अब भी जाना है तुझे? आई बड़ी मेरे साथ जाने वाली। चुपचाप यहीं रहे घर में, और सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? आस्था और रीमा दोनों चली गईं। बेचारी जीविका घर में अकेली पड़ गई थी। अपनी सास के इतना बुरा सलूक करने पर भी जीविका ने उसे एक गलत शब्द तक नहीं कहा। मेरी किस्मत में शायद बचपन से यही सब लिखा है। बचपन में मेरे रंग की वजह से मेरी माँ कभी मेरी अपनी ना हो सकी, और अब शादी के बाद मेरी सास। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन सब कुछ जरूर ठीक होगा। बेचारी जीविका आंखों में आंसू भरे और मन में एक उम्मीद लिए हुए अपने कामों में लग गई। इसी तरह से दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन जीविका, आस्था और रीमा एक साथ बाजार जा रही थी। मम्मी जी, मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है। अच्छा ठीक है, तू ब्यूटी पार्लर भी चली जाना, लेकिन पहले वो चीज तो खरीद ले जिसे खरीदने के लिए हम आए हैं। ओके, लेकिन जरा जल्दी खरीदना। आस्था और रीमा बातों में इतनी मग्न थी कि उन्होंने सड़क पर चलते समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन जीविका सब कुछ देख रही थी। एक गाड़ी तेजी से आस्था और रीमा की तरफ बढ़ रही थी। नहीं, अगर मम्मी जी और भाभी इसी तरह से चलती रही तो इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। जीविका तेजी से भागी और आस्था और रीमा को एक जोर का धक्का मारा। ये क्या कर रही है बदतमीज? What the hell? तुम्हें अचानक क्या हुआ? इससे पहले जीविका कुछ बोलती या फिर वहां से हटती, गाड़ी उसे आकर टक्कर मार देती है। लेकिन जीविका को ज्यादा चोट नहीं आई थी। ये सारा मंजर देख आस्था को बहुत हैरानी हुई। बहू उठ, तू ठीक तो है? कहीं लकी तो नहीं ना तेरे? जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आप दोनों को धकेला था, कहीं आपको तो नहीं लगी ना? ऐसे में भी तुझे हमारी फिक्र हो रही है, कमाल है। चलो अच्छा ही है कि काली कलूटी को कहीं चोट नहीं आई, नहीं तो पैसा भी खर्चा होता और इनकी खिदमत भी करनी पड़ती। रीमा का ऐसा घमंडी व्यवहार देखकर आस्था को गुस्सा आ गया। ये तू बहू से किस तरह से बात कर रही है रीमा? भूल मत, इसने मेरे साथ तेरी भी जान बचाई है। अरे जरा सी भी अगर इंसानियत है तेरे अंदर तो जरा सोच, हमने इस बेचारी के साथ क्या कुछ गलत नहीं किया। ये चाहती तो हमें उस गाड़ी के नीचे आने देती, लेकिन ये इसकी अच्छाई है कि इसने हमारे इसके साथ इतना गलत करने पर भी हमें बचाया। अरे बुढ़िया, मुझे मत समझा, मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत।
भाभी जी, ये आप माँ से किस तरह बात कर रही हो? चल चल चुप कर। मैं तो शुरू से ही अपनी इस बुढ़िया सास से परेशान थी। हमेशा मेरे पीछे पीछे मेरी पूंछ बने रहना। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मम्मी जी, आज से आपसे कह रही हूँ मैं कि मैं अब और आपके और इस काली कलूटी के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने पति रौनक जी के साथ अलग हो रही हूँ। अरे बेहया औरत, तुझे जो करना है कर, लेकिन यहाँ रास्ते में तो बात का पतंगड़ मत बना। आस्था, रीमा और जीविका तीनों घर आ गई। घर आकर रीमा अपने पति रौनक के साथ घर छोड़कर चली गई। आय हाय मेरी फूटी किस्मत, ये मुझे मेरे ही कर्मों की सजा मिल रही है। अगर जीविका, मैंने तेरे साथ इतना गलत ना किया होता तो आज मेरा बेटा मुझे छोड़ कर ना जाता। मुझे माफ कर देना जीविका। हो सके तो इस बुढ़िया पर थोड़ा सा रहम करके इस बुढ़िया को माफी दे देना। वैसे मैं माफी के लायक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जो हुआ सो हुआ। अब से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो कितनी खूबसूरत है बहू, तेरी ये खूबसूरती मैं आज देख पा रही हूँ। जीविका ने अपने अंदर की खूबसूरती से आस्था का दिल जीत लिया था। रीमा भी अब उनकी जिंदगी से चली गई थी और अब रोहन, जीविका और आस्था एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।